आज इंडियन मार्केट्स शांत थे, लेकिन Q1 रिजल्ट्स ने फुल ऑन एक्शन दिया। माज़गाओ डॉक का नेट प्रॉफिट गिर गया और उसके चलते स्टॉक में 3% की गिरावट देखी गई। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन से चूक गया और शेयर्स भी गिरे, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। वारी एनर्जीज ने सोलार जैसे शाइन किया। स्ट्रॉन्ग Q1 के बाद स्टॉक 5% ऊपर गया। इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिली। न्यू एज इंश्योरेंस कंपनी गो डिजिट ने भी डिसेंट रिजल्ट्स दिए और पारादीप फॉस्फेट ने तो Q1 में कमाल ही कर दिया। स्टॉक ने 8% की रैली देखी गई। तो आज के वीडियो में है अर्निंग्स की अपडेट ही अपडेट। हर स्टोरी फुल ट्विस्ट से भरा हुआ है। वीडियो एंड तक जरूर देखना, वरना अगला ब्रेकआउट क्लू आप मिस कर दोगे। और हाँ, मार्केट की असली फिल्टर्ड अपडेट्स के लिए इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप जरूर डाउनलोड करो, ताकि आप हर स्टॉक मूव और रिजल्ट की एनालिसिस पाए बिना किसी नॉइस के। पीएसयू शिप बिल्डर माज़गाओ डॉक का स्टॉक आज 5% गिर के अभी 3 मंथ्स लो पर ट्रेड कर रहा है। Q1 FY26 के रिजल्ट मार्केट एक्सपेक्टेशंस के बिलो रहे। माज़गाओ डॉक एक नवरत्न स्टेटस वाली पीएसयू डिफेंस कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वॉरशिप और सबमरीन का कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड रिफर्बिशमेंट करती है। 1934 में शुरू हुई इस कंपनी के मुंबई और नावा में 2 फैसिलिटीज है। नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में शिप बिल्डिंग एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर है और गवर्नमेंट के 6 शिपयार्ड्स में से केवल माज़गाओ डॉक को ही वॉरशिप और सबमरीन्स का कंस्ट्रक्शन और रिपेयर करना अलाउड है। जून 2025 में गवर्नमेंट की ओनरशिप 81.2% पे नीचे आई है और FIIs और DIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है। माज़गाओ डॉक का रेवेन्यू 11% से ग्रो हुआ, जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस के नीचे था, बट EBITDA में 53% का फॉल आया। लगातार दूसरे क्वार्टर में कंपनी ने ₹500 करोड़ से ज्यादा का प्रोविजंस रिपोर्ट किया, जिसके वजह से EBITDA में फॉल आया है। बट मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये प्रोविजंस आगे जाके कम हो सकते हैं या फिर इनमें रिवर्सल भी आ सकता है। EBITDA का इंपैक्ट पैट के 37% फॉल पे भी दिख रहा है। माज़गाओ डॉक इंडिया का डिफेंस फ्रेमवर्क में पैरामाउंट इंपॉर्टेंस रखने वाली कंपनी है। ये एक मात्र पीएसयू शिप बिल्डर है जिसमें नवरत्न स्टेटस मिला है। एज ऑफ मार्च 2025 माज़गाओ डॉक के पास ₹32,360 करोड़ का ऑर्डर बुक है और फाइनेंशियल ईयर 2025 का रेवेन्यू देखे तो रफली 11,000 करोड़ था। तो ऑर्डर बुक रेवेन्यू के 3 गुना है, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर है। करंट ऑर्डर बुक के अलावा आगे का पाइपलाइन भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 3 एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन्स का ऑर्डर माज़गाओ डॉक को मिलने का हाई चांसेस है। फाइनेंशियल ईयर 26 के बचे हुए 3 क्वार्टर में मार्जिन इंप्रूव होने का हाई चांसेस है। इस क्वार्टर के प्रोविजंस आगे आने वाले क्वार्टर्स में रिवर्स हो सकते हैं। अगले 4 से 5 साल में कंपनी ₹4,000 to 5,000 करोड़ का केपेक्स करने जा रही है। कंपनी के पास करंटली 21 प्लेटफॉर्म कॉन्करेंटली बिल्ड करने की कैपेबिलिटी है, जो इस केपेक्स के बाद ऑलमोस्ट डबल हो सकती है। ग्लोबल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के चलते डिफेंस इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट और गवर्नमेंट का डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर स्ट्रॉन्ग फोकस है। माज़गाओ डॉक जैसे ट्रस्टवर्दी पीएसयू के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स बने रहेंगे। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को माज़गाओ डॉक जैसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंपनी को Q-on-Q बेसिस पे जज ना करें, लॉन्ग टर्म बेसिस पर मॉनिटर करना जरूरी है। नवरत्न डिफेंस पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने फाइनेंशियल ईयर 26 की शुरुआत जबरदस्त तरीके से की है। Q1 में नेट प्रॉफिट 23% YOY से बढ़ा, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ के बाद भी स्टॉक में 2% की गिरावट आई, क्योंकि क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी म्यूटेड रही, जिस वजह से मार्केट रिएक्शन थोड़ा कॉशियस था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक नवरत्न डिफेंस पीएसयू है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, जिसका मेन पर्पस था इंडिया के डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। BEL हाई टेक प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे रेडार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स।
नेवी के लिए एडवांस्ड सिस्टम्स। बीईएल का कोर फोकस डिफेंस पर ही है। 92% रेवेन्यू डिफेंस से आता है और बाकी 8% नॉन डिफेंस बिजनेस से। इंडिया का गोल है डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट बनना अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, और बीईएल इस मिशन को अनेबल करने वाली की कंपनी है। बीईएल ने Q1 में एक मॉडेस्ट रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई, लेकिन प्रॉफिट्स में जबरदस्त जंप आया, जो कंपनी के स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एफिशिएंसी को हाईलाइट करता है। रेवेन्यू 5% YOY से बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 31% YOY जंप किया, मार्जिन्स में 555 बेसिस पॉइंट का एक्सपांशन हुआ, नेट प्रॉफिट 23% से इंप्रूव हुआ। क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी हल्की रही। इसका रीजन एक्चुअल बिजनेस वीकनेस नहीं था, बल्कि प्रोडक्ट डिलीवरीज के टाइमिंग में वेरिएशंस था। लेकिन बीईएल का ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है, करंटली ₹74,859 करोड़ तक पहुंच गया है एज ऑफ 1 जुलाई 2025। फाइनेंशियल ईयर 26 के स्टार्ट से कंपनी को ₹3,200 करोड़ से ज्यादा का नया ऑर्डर्स मिल चुका है, जो फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी को सपोर्ट करता है। इस क्वार्टर के स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ का मेन रीजन था कॉस्ट कंट्रोल, जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट में 10% YOY की गिरावट, जिसने बीईएल के ऑपरेटिंग लेवरेज को काफी इंप्रूव किया। बीईएल का Q1 रिजल्ट्स दिखाता है कि कंपनी सिर्फ ग्रो ही नहीं कर रही है, बल्कि काफी एफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है। नेट प्रॉफिट का स्ट्रॉन्ग जंप कॉस्ट कंट्रोल के कारण हुआ, जो एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ को हाईलाइट करता है। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए बीईएल का ₹27,000 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो का टारगेट है। अब तक ₹3,200 प्लस करोड़ के नए ऑर्डर्स मिल चुके हैं। कंपनी टारगेट के ट्रैक पर है। बीईएल डिफेंस स्पेंडिंग और इंडिजेनाइजेशन पुश का की बेनिफिशियरी है। इसके लिए इसका लॉन्ग टर्म आउटलुक स्ट्रॉन्ग है और इन्वेस्टर के लिए ये कॉन्फिडेंस देने वाला सिग्नल है। वारी एनर्जीज को एक इंटीग्रेटेड सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है। उसका स्टॉक Q1 के स्टेलर रिजल्ट्स के बाद आज इंट्राडे पे 6% ऊपर था। रिजल्ट में डीप डाइव करने से पहले जानते हैं वारी एनर्जीज करती क्या है। वारी एनर्जीज इंडिया का सबसे बड़ा सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है। फाइनेंशियल ईयर 25 के हिसाब से वारी के पास 15% कैपेसिटी शेयर है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओवर द इयर्स ये कंपनी एक इंटीग्रेटेड प्लेयर बन चुका है, फ्रॉम सोलर मॉड्यूल्स टू सोलर सेल्स, और इनके वेफर्स और इंगट्स जैसे रॉ मटेरियल्स में बैकवर्ड इंटीग्रेशन का प्लान है। सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेटर है और ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट से 11% रेवेन्यू आता है। कंपनी के पास 15 प्लस साल का एक्सपीरियंस है और अभी वारी के पास टोटल पीवी मॉड्यूल कैपेसिटी 15 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें से 1.6 गीगावाट यूएस में सेटअप करी गई है। अभी हाल ही में उन्होंने एक 5.4 गीगावाट सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी स्टार्ट किया है और अगला बड़ा स्टेप है 6 गीगावाट का फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट लगाना, जिसमें वेफर्स और इंगट्स भी बनेंगे। वारी एनर्जीज का रेवेन्यू 30% से ग्रो हुआ। इस ग्रोथ का मेन ड्राइवर ईपीसी सेगमेंट है, जो 160% से ग्रो हुआ है, और सोलर मॉड्यूल का बिजनेस 22% से ग्रो हुआ। फेवरेबल रॉ मटेरियल प्राइसेस के वजह से ग्रॉस प्रॉफिट 80% से बढ़ गया, जिसका बेनिफिट इबिडा ग्रोथ में भी दिख रहा है। नेट प्रॉफिट में 93% की ग्रोथ, हायर अदर इनकम और टैक्स रेट कम रहने से आई है। कंपनी का ऑर्डर बुक मार्च 2025 में ₹47,000 करोड़ से बढ़कर एज ऑफ जून 2025 ₹49,000 करोड़ हो गया है। इस क्वार्टर में लगभग ₹1,000 करोड़ का इबिडा फाइनेंशियल ईयर के आने वाले क्वार्टर्स में और भी इंप्रूव होगा, ऐसा मैनेजमेंट का मानना है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में इबिडा का ₹5,500 to 6,000 का टारगेट रखा है। आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी अपने 6 गीगावाट को फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट जो गुजरात या महाराष्ट्र में लगाने का सोच रही है। साथ ही गुजरात में 4 गीगावाट सेल कैपेसिटी, महाराष्ट्र में 4 गीगावाट की इंगोट वेफर कैपेसिटी के लिए एडिशनल ₹2,744 करोड़ का केपेक्स का बोर्ड से अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है।
ये सारे प्लांट्स फाइनेंशियल ईयर 27 तक ऑपरेशनल हो जाएंगे। कंपनी का रिन्यूएबल पावर जनरेशन इकोसिस्टम में ब्रॉडर विजन है, जिसके अंडर ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी अपना प्रेजेंस बना रहा है। और हाँ, वारी एनर्जीज और उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में इन डेप्थ जानने के लिए हमारा सोलार स्टॉक्स का डिटेल वीडियो जरूर देखें। कल इंडसइंड बैंक ने अपना Q1 FY26 रिजल्ट अनाउंस किया, जिसमें नेट प्रॉफिट 72% YOY गिरा। आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है 0.24%। इंडसइंड बैंक जो हिंदुजा ग्रुप द्वारा प्रमोट किया गया है, एक न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक है जो 1994 में एस्टैब्लिश हुआ था। 2003 में अशोक लेलैंड फाइनेंस के साथ मर्ज करने के बाद ये व्हीकल फाइनेंस सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन गया है। आज के टाइम में ये इंडिया की 5th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है बाय टोटल एसेट्स एंड बिजनेस एज ऑफ मार्च 31st 2025। बैंक की स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया प्रेजेंस है थ्रू 3100 प्लस ब्रांचेस, 3000 प्लस एटीएम्स और रूरल एरियाज में भी इसका अच्छा रीच है, मेनली थ्रू इट्स सब्सिडरी भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन्स लिमिटेड, जो अब बैंक का बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के रूप में काम करती है। पिछले क्वार्टर में इंडसइंड बैंक को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े, जैसे अकाउंटिंग में गलतियां, माइक्रो फाइनेंस लोन्स में भी बैड लोन स्ट्रेस और पूरा टॉप मैनेजमेंट का रिजाइन करना। लेकिन Q1 FY26 में बैंक ने वापस प्रॉफिट दिखाया है ₹600 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट करके, जो पिछले क्वार्टर के मुताबिक बेटर था। ये प्रॉफिट ज्यादा इंटरेस्ट इनकम यानी NII ग्रोथ, ट्रेजरी से एक्स्ट्रा इनकम और कम प्रोविजनिंग की वजह से पॉसिबल हो पाया है। इन फैक्टर्स ने बैंक के बॉटम लाइन को सपोर्ट किया, लेकिन अभी भी बैंक की एसेट क्वालिटी कमजोर बनी हुई है। हर सेगमेंट में स्ट्रेस दिख रहा है, स्पेशली माइक्रो फाइनेंस लोन में। इस वजह से बैंक ने बैड लोन्स यानी GNPA 0.51% Q-on-Q से बढ़ गया। बैंक का लोन बुक भी 4% YOY और 3% Q-on-Q गिरा, क्योंकि बैंक ने कुछ कॉर्पोरेट लोन्स बेच दिए और MFI स्ट्रेस के कारण कंज्यूमर लोन्स भी थोड़ा कम हो गया। डिपॉजिट्स भी 3% घट गए पिछले क्वार्टर में, मेनली इसीलिए क्योंकि बैंक ने हाई इंटरेस्ट वाले डिपॉजिट्स हटा दिए। कासा डिपॉजिट्स 7% से घट गए। इसका रीजन था सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट का कट, जिससे लोगों ने अपने डिपॉजिट्स कम कर दिए। इंडसइंड बैंक का माइक्रो फाइनेंस बिजनेस अभी भी प्रेशर में है, जिसका इंपैक्ट ओवरऑल ग्रोथ पर पड़ेगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी 3.46% है, लेकिन रेट कट और हाई रिटर्न लोन्स कम होने के कारण ये और घट सकता है। रेट कट का फुल बेनिफिट और डिपॉजिट के सस्ते होने का इफेक्ट अभी भी दिख रहा है। नया CEO अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। बैंक ने RBI को 3 नेम सजेस्ट किए हैं और उनकी अपॉइंटमेंट के बाद ही लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और ग्रोथ डायरेक्शन क्लियर हो पाएगी। कैपिटल और लिक्विडिटी के सिचुएशन ठीक है, लेकिन अभी नए MD एंड CEO आने का वेट करना बेटर होगा, ताकि फ्यूचर रिस्क और बिजनेस डायरेक्शन क्लियर हो सके, स्पेशली रिटेल डिपॉजिट्स, रिस्क मैनेजमेंट और लीडरशिप टीम को लेकर। गो डिजिट के शेयर्स आज 5% से ज्यादा चढ़ गए जब कंपनी ने अपना जून यानी Q1 FY26 के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। गो डिजिट एक डिजिटल फुल स्टैक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। फुल स्टैक का मतलब है कि यह कंपनी अपने सारे प्रोसेसेस, पॉलिसी देना, रिस्क एसेस करना और कस्टमर सर्विसेज सब कुछ इन हाउस करती है। कंपनी नॉन लाइफ इंश्योरेंस के मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, जैसे मोटर, हेल्थ, ट्रैवल, प्रॉपर्टी, मरीन और लाइबिलिटी इंश्योरेंस। जून क्वार्टर में गो डिजिट का ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम 12% से बढ़ा, साथ ही AUM में भी 17% की ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी का कंबाइंड रेशियो इस बार 108.6% था, जो पिछले साल 105.4% था। कंबाइंड एफिशिएंसी एक इंश्योरर के एफिशिएंसी को दिखाता है। 100% से ऊपर का मतलब है कि कंपनी जितना कमा रही है उससे ज्यादा क्लेम्स और खर्चों पर लग रहा है।
इस क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट इनकम भी अच्छी बढ़ी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस के चलते। वहीं दूसरी तरफ ब्रोकरेज, कमीशन और एम्प्लॉय बेनिफिट जैसे एक्सपेंसेस भी बढ़े। फिर भी गो डिजिट का नेट प्रॉफिट में 37% का ग्रोथ देखने को मिला। स्ट्रॉन्ग AUM बेस और टेक ड्रिवन अप्रोच के चलते गो डिजिट अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम और लॉन्ग टर्म ग्रोथ दोनों सस्टेन कर सकता है। साथ ही मार्केट में ऑप्टिमिज्म है क्योंकि न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार और IRDAI टर्म प्लान प्रीमियम्स बढ़ाने का प्रपोजल कंसिडर कर रहा है, जिसका इनडायरेक्ट बेनिफिट गो डिजिट जैसे प्लेयर्स को मिल सकता है। पैरादीप फॉस्फेट के शेयर्स में आज जबरदस्त तेजी देखी गई। स्टॉक इंट्राडे ट्रेड में 13% तक ऊपर गया और अपना ऑल टाइम हाई टच किया। ये रैली Q1 FY26 के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट के बाद आई है। पैरादीप फॉस्फेट इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट DAP यानी डाई एल्यूमिनियम फॉस्फाइड और NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी है। कंपनी की टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 3 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम और ओडिशा और गोवा में इसके 2 प्लांट्स के थ्रू ये 15 स्टेट्स के 9.5 मिलियन से ज्यादा फार्मर्स तक रीच करता है। ये कंपनी एक जॉइंट वेंचर है इंडिया के ज़्वारी ग्रुप और मोरक्को बेस्ड OCP ग्रुप के बीच, जो दुनिया के सबसे बड़े फॉस्फेटिक प्लेयर में से एक है। प्रमोटर का स्टेक 56% है और इंटरेस्टिंगली FIIs का स्टेक पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार बढ़ रहा है। जून क्वार्टर के लिए कंपनी ने रेवेन्यू में 58% YOY ग्रोथ दिखाई है। EBITDA 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है और मार्जिन्स डबल होकर 12.4% तक पहुंच गए हैं। नेट प्रॉफिट में तो जबरदस्त जंप देखने को मिला है। पिछले साल के Q1 में सिर्फ ₹6.3 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार ₹256 करोड़ हो गया है। पैरादीप फॉस्फेट का Q1 परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग था, बैक्ड बाय स्टेडी डिमांड। Q1 परचेजेस खरीफ क्रॉप्स की सोइंग सीजन से कोइंसाइड करता है, हेंस वॉल्यूम ऑफटेक इस क्वार्टर में नॉर्मली भी स्ट्रॉन्ग रहती है। इवन Q4 में भी स्ट्रॉन्ग डिमांड के चलते कंपनी ने रिकॉर्ड फर्टिलाइजर प्रोड्यूस किया था। मोस्टली स्टेबलाइजिंग ग्लोबल रॉ मटेरियल प्राइसेस मार्जिन्स इंप्रूवमेंट के पीछे का बड़ा कारण हो सकता है। अभी हाल ही में पैरादीप फॉस्फेट ने मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर्स को एक्वायर किया है। इस एक्विजिशन के बाद कंपनी की टोटल कैपेसिटी 3 मिलियन टन से बढ़कर 3.7 हो जाएगी, जो इसे उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कोरोमंडल इंटरनेशनल के लेवल पर ले आएगी। इस डील के थ्रू कंपनी कर्नाटका मार्केट में भी डीपर एक्सेस पाएगी, जो कि इंडिया की टोटल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर डिमांड का लगभग 11% केटर करता है। FY23 में पैरादीप फॉस्फेट का पैन इंडिया मार्केट शेयर 8% था, जिसे कंपनी FY26 में 11% से 12% तक ले जाने का प्लान कर रही है MCFL एक्विजिशन के सपोर्ट से। फर्टिलाइजर बिजनेस को कंसोलिडेट करके एक ही एंटिटी में लाने से कंपनी को पैन इंडिया मार्केट शेयर, ऑपरेशनल सिनर्जीज और ब्रांड रिकॉल बढ़ाने का भी फायदा मिलेगा। और जब इन सब इनिशिएटिव्स को कंबाइन करके इफेक्ट होगा तो कंपनी एक कॉस्ट एफिशिएंट और मार्जिन्स दोनों इंप्रूव होंगे। अब सबकी नजर है कि कल होने वाले पैरादीप फॉस्फेट के पोस्ट अर्निंग्स कॉल पर। इंडिया का बेंचमार्क इंडिसेस आज तेजी के साथ खुला पिछले 3 दिन की गिरावट के बाद, जिसमें कल कोटक बैंक का वीक Q1 रिजल्ट ने सबसे ज्यादा प्रेशर बनाया। ग्लोबल मार्केट्स अभी भी मिक्स्ड है क्योंकि इन्वेस्टर्स US टैरिफ और फेड मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। FIIs लगातार 6 सेशन से इक्विटीज के नेट सेलर्स बने हुए हैं, जबकि DIIs ने 16वें कंसेक्यूटिव सेशन तक बाइंग की है। जुलाई 2025 में अब तक FIIs ने ₹8,583 करोड़ की इक्विटीज बेची है। इंडियन रुपी मंडे को कमजोर हुआ। मंथ एंड पे इंपोर्टर्स की डॉलर डिमांड के प्रेशर से ₹16 नीचे खुलकर $86.83 पर खुला। गोल्ड मंडे को लगातार 3 हफ्तों के लोएस्ट लेवल पर आया क्योंकि US यूरोप ट्रेड डील ने डॉलर और रिस्क एपेटाइट को बूस्ट किया। इन्वेस्टर्स अब फेड के रेट पॉलिसी सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं।
ऑयल दूसरे दिन भी ऊपर गए जब डोनाल्ड ट्रंप ने मॉस्को को वार्निंग दी कि अगर यूक्रेन ने अपनी एक्टिविटीज नहीं रोकी तो सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, जिसका डेडलाइन 10 से 12 दिन हो सकता है। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.